हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र यानी कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2023 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है 2 राइटर्स हैं हमारे पास, एक है यशपाल जी और दूसरे हैं मन्नू भंडारी जी। तो इन दोनों के लिए ही इनका हमको साहित्यिक परिचय देना है कि इन्होंने क्या क्या साहित्य में योगदान दिए हैं, तो उनको हमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो नीचे बिंदु यानी कि टॉपिक दिए हैं, इन पर आपको यहाँ पे लिखना है यशपाल जी के लिए और मन्नू भंडारी जी के लिए क्या क्या लिखना है। इनके लिए 2 रचनाएं लिखना है और फिर उनकी भाषा शैली जो कि इन्होंने रचनाएं लिखने के लिए इस्तेमाल किए थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यशपाल जी की 2 रचनाएं और भाषा शैली, फिर देखेंगे मन्नू भंडारी जी की 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो देखिए यशपाल जी की भी बहुत सारी रचनाएं थी, आप कोई भी 2-3 इजीली वाले याद कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी थी। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात, दादा कामरेड। तो ये थी कुछ इनकी रचनाएं, आप सिंपली इनको लर्न कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं इसकी भाषा और शैली। तो देखिए अगर भाषा शैली की बात करते हैं तो जो प्रेमचंद जी थे ये उनको बहुत मानते थे यशपाल जी, तो प्रेमचंद का अनुसरण करने वाले यानी कि मानने वाले उनको ये यशपाल जी। इनकी जो भाषा शैली की बात करें तो बहुत ही आकर्षक यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव रही है। अब चलिए इंडिविजुअली भाषा की बात करते हैं। तो जो यशपाल जी हैं उन्होंने व्यवहारिक भाषा यानी कि जो बोलचाल की भाषा होती है, आम भाषा होती है, उसी का उपयोग करते हुए साहित्य की रचना की है, अपनी रचनाओं को लिखे हैं। इसमें उन्होंने अपने तद्भव यानी कि हिंदी शब्दों का इस्तेमाल, तत्सम यानी कि संस्कृत भाषाओं का इस्तेमाल, और देशी यानी कि हमारे देश के जो लोकल शब्द हैं उनका इस्तेमाल, और विदेशी शब्दों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से अपनाया है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमको देखने को मिलती है, जिससे कि उनकी भाषा जो है बहुत ज़्यादा चमत्कार या चमत्कारिक लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगती है। तो इनकी सीधी सादी भाषा में सरसता यानी कि चीज़ें बहुत सरल होती है, मधुरता यानी कि बहुत मीठी यानी कि अट्रैक्टिव लगती है, और लालित्य का सौंदर्य यानी कि लालित्य का मतलब होता है मन को हर लेने वाला यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इस तरीके की सुंदरता भी हमको देखने को मिलती है। तो ये थी यशपाल जी की भाषा। अब बात करते हैं शैली की। तो यशपाल जी ने नीचे लिखी हुई शैलियों को इस्तेमाल किया है अपने लेखन कार्य में। कौन कौन सी, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो इनकी भी मेन 4 शैलियाँ हैं, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी है। 1 बाय 1 चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं वर्णनात्मक शैली। सेम वही है कि यशपाल जी जब भी किसी घटना यानी कि इवेंट, स्थिति यानी कि कंडीशन या वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट को जब भी वर्णन करना चाहते थे तो उस समय वो वर्णनात्मक शैली को प्रयोग करते थे। सेकेंड है भावात्मक शैली। तो ये भी अगेन सेम है कि कोई भी भावपूर्ण संदर्भ है यानी कि कोई भी ऐसी रचना जिसमें कोई फीलिंग या भावना उनको दिखाना है तो वो भावात्मक शैली का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है विवेचनात्मक शैली। तो अगेन विवेचन वही वाली बात है कि फैक्ट्स के आधार पर जब भी उनको कुछ लिखना है तो किसी विषय यानी कि टॉपिक के ऊपर अगर उनको फैक्ट्स वगैरह दिखाना है तो उस समय ये विवेचनात्मक शैली को अपनाते थे। फोर्थ है हास्य व्यंग्य शैली, यानी कि देखिए हास्य यानी कि हंसना, व्यंग्य यानी कि मजाक करना। ठीक है, तो हास्य व्यंग्य शैली ये तब लगाते थे, ये तब यूज करते थे जब उन्हें कोई ऐसी रचना लिखनी होती थी जहाँ पे बहुत सटीक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से व्यंग्य करना है या हंसाना है लोगों को, तब जाकर के वो इस हास्य व्यंग्य शैली का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो संवादात्मक शैली, विचारात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, इस तरीके से और भी बहुत सारी शैलियों का अपने रचनाओं को लिखने के लिए किया करते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं मन्नू भंडारी जी की 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो मन्नू भंडारी जी ने भी बहुत सारी रचनाएं रची है, तो मैं बहुत सारे नाम पढ़ के बताता हूँ आपको, उनमें से कोई भी 2-3 आप याद कर लेंगे। जैसे कि मैं हार चुकी, 1 प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, बिना दीवारों का घर, महाभोज, एक कहानी यह भी, आंखों देखा झूठ, आसमाता और कलावा। तो इनमें से कोई भी आप 2-3 याद कर लेंगे, 3-4 याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको 2 तो याद आनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी भाषा की कि मन्नू भंडारी जी ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो जो मन्नू भंडारी है उन्होंने भी बोलचाल की व्यवहारिक भाषा को ही इस्तेमाल किया और उसी का यूज करके साहित्य में उन्होंने रचनाएं की है। और मन्नू भंडारी जी ने अपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्दों का, तद्भव यानी कि वहाँ पे लोकल जो भाषा है हिंदी के, उनको इस्तेमाल किया है।
देशज यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कि वो कहाँ से शब्द आए हैं उनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खिचड़ी, खिड़की, लोटा, कटोरा, तो इस टाइप के शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा विदेशी शब्द यानी कि दूसरी जो भाषा होती है, विदेशी भाषा होती है, उनका भी यानी कि उन शब्दों का भी प्रयोग इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी बहुत ही नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और मनु भंडारी जी की भाषा में संप्रेषण, संप्रेषण यानी क्या होता है, जिसमें कोई संदेश होता है, यानी कि उनकी रचनाओं के पीछे समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ ना कुछ संदेशा होता था जिसको लोगों को सीखना होता है, समझना होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत यानी कि शानदार क्षमता थी मन्नू भंडारी जी के अंदर, और विषय यानी कि टॉपिक के अनुरूप, उसके अनुसार वो अपनी भाषा को भी बदल देते थे। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने भाषाओं को इस्तेमाल किया है मन्नू भंडारी जी ने। तो अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की शैली के लिए। तो इन्होंने 5 अलग अलग तरह की शैलियों को इस्तेमाल किए हैं। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले भावात्मक शैली। तो अगेन वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को इस तरीके से या इस शैली को अपनाया है, इस तरीके से लिखे हैं कि जिससे उनकी भाषा एकदम सरल यानी कि बहुत ही ईजी समझने में आ जाती है और अलंकारिक बन जाती है, यानी कि बहुत ही शानदार, ऐसे पढ़ने में मजा आता है। इस तरह से ही लिखते हैं, इसके वजह से उस रचना को पढ़ते हुए हमारे अंदर फीलिंग जग जाती है। ऐसा लगता है कि हम उस स्टोरी से, उस रचना में एकदम जुड़ गए हैं। तो उस स्टोरी को पढ़ने से यानी कि उनकी रचनाओं को पढ़ने में हम एकदम भावात्मक फील करते हैं, यानी कि उस स्टोरी से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक शैली। तो किसी भी घटना, वस्तु या स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में उस तरीके से वर्णन करते, एक्सप्लेन करते हैं कि हम उस घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति से एकदम जुड़ जाते हैं। तो वर्णन करने के लिए वो वर्णनात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है संस्मरणात्मक शैली। तो नाम से दे रहे संस्मरण यानी कि क्या होता है, पुरानी यादें। ठीक है, तो अतीत यानी कि जो पास्ट है, जो पुरानी याद है, तो पुरानी यादों को जब वो एक्सप्लेन करते हैं, उनके संदर्भ यानी उसके बारे में जब बताते हैं, तो वो संस्मरणात्मक शैली को इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई पुरानी चीजें बतानी होती थी मन्नू भंडारी जी को, तो वो संस्मरणात्मक शैली का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है संवाद शैली। तो मन्नू भंडारी जी जब वो उपन्यास और कहानियां लिखते थे, तो इस संवाद शैली की वजह से, जिसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं, 2 से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत होती है, तो संवाद शैली को इस्तेमाल करने से ऐसा लगता है जैसे वहां पे सजीवता आ गई, यानी कि ऐसा लगता है हमारे सामने सभी स्टोरी के रूप में चल रहा है, तो हमको एकदम लगता है कि हमारे सामने सब हो रहा है। तो संवाद शैली का इस्तेमाल करते हैं मन्नू भंडारी जी। इसके अलावा व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्य यानी क्या होता है, हंसी मजाक, राइट। तो मन्नू जी ने अपनी रचनाओं में बहुत ही स्वाभाविक विषमताओं यानी कि जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, और जो नारी का शोषण किया जा रहा है, जो औरतों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके ऊपर तीखे व्यंग्य किए हैं, यानी कि हंसी मजाक में बहुत ही समाज को एक गहरा मैसेज दिए हैं, सूचना दिए हैं। तो हंसी मजाक के रूप में भी लोगों को ये बहुत ही शानदार तरीके से व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल करके जो मैसेज है वो देते थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7 में बोला गया है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी यानी क्या होता है, जो सेना में या फौज में काम करते हैं, जो सैनिक होते हैं, उसको बोला गया है। तो जो चश्मे वाला था वो सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जो चश्मे वाला था उसके मन में जो देश पर जो बलिदान हुए, जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर कर दिए देश की आज़ादी के लिए, तो उन सभी बलिदानियों के लिए उनके प्रति बहुत सम्मान यानी कि बहुत इज्जत वाली फीलिंग थी उन सभी के लिए। और उनके अंदर जो फीलिंग थी वो देश प्रेम की फीलिंग थी, यानी कि देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यही कारण है कि उन्हें कैप्टन नाम से बोला गया है। तो यहाँ बोलने का मतलब यही है कि देश प्रेम के भाव से जो भरे हुए थे कैप्टन चश्मे वाले, उनके मन में देश पर जो बलिदान हुए, जो शहीद हुए थे, उनके लिए बहुत सम्मान का भाव है, बहुत सम्मान वाली, इज्जत वाली फीलिंग है। उनमें से एक जो शहीद थे सुभाष चंद्र बोस, उनके लिए उनमें बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही प्यार है, इसलिए वो उनकी प्रतिमा यानी कि मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं। और इसके अलावा उसके मन में यानी कि चश्मे वाले के मन में देश के प्रति या देश के लिए फौजियों जैसा भाव है, फीलिंग है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अथवा में बोला गया है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो आत्मकथ्य यानी कि जो आत्मकथा लिखी गई है, ओके, तो उस आत्मकथा में जो लेखिका है, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, जो उनके पिताजी हैं, ठीक है,
तो लेखिका के पिताजी ने जो रसोई होता है, रसोई यानी जो किचन होता है, उसको भटियार खाना कहकर के क्यों संबोधित किया, यानी कि क्यों बुलाया है, यानी कि उन्होंने किचन को, रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, जो लेखिका थी मन्नू भंडारी जी, उनके पिताजी ने रसोई को यानी कि किचन को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके अनुसार जो रसोई है, जो किचन है, तो किचन में काम करने वाली जो युवतियां हैं, युवतियां यानी कि जो जवान लड़कियां हैं, उनकी रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। रचनात्मक यानी कि कुछ नया करने की जो क्षमता होती है, जो यूनिक चीज़ें सबसे हटके कर सकती है, तो उनमें जो प्रतिभा होती है, जो स्किल होती है, जो नॉलेज होता है, वो उसी किचन में रहकर के वो जलकर नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। और उनका मानना था कि रसोई में काम करने वाली जो ये स्त्रियां होती, जो लेडीज़ होती है, इनकी रचनात्मकता यानी कि जो नया करने की कोई क्षमता या कुछ नया कर सकती है, जो उनमें कला होती है, फिर वो कहीं ना कहीं उनकी रचनात्मकता, तो ये कुछ नया करने की क्षमता होती है, वो अब नहीं हो पाती है उनसे, क्योंकि वो स्किल्स जो है वो समय के साथ खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो बोलते थे कि रसोई में काम करने वाली जो लेडीज़ होती है वो रचनात्मक नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी वो सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। और उनका ये मानना था कि उनकी जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने में, सब्जी काटने में और नए नए पकवान यानी कि नई नई सब्जियां, नया नया कुछ ट्राई करने में ही चली जाती है। तो यही कारण है कि उनका जो स्वाभाविक विकास है, स्वाभाविक यानी कि जो नेचुरल, और विकास यानी कि जो ग्रोथ है, वो नहीं हो पाती है। तो क्योंकि इनकी जो स्किल्स है वो सड़ करके, जल करके ख़त्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ही किचन में खाने को पकाने पर वो जल जाता है, धुआं निकलता है वहाँ पे बहुत सारा, जिसको हम भटियार खाना बोल रहे हैं। तो भटियार खाने में जैसे ही कोई खाना पकाया जाता है और वो जल जाता है, काला हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, ठीक वैसे ही जो लेडीज़ें हैं या जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपना पूरा जो रचनात्मक प्रतिभा है वो उनकी किचन में ही जल करके ख़त्म हो जाती है, किचन में रहकर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। जो शहनाई है, शहनाई क्या होता है, एक वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है जिसको बजाया जाता है और उससे फिर म्यूजिक निकलती है। तो शहनाई की दुनिया में डुमरांव, डुमरांव क्या है, एक गांव का नाम है। तो शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है, उन्हें क्यों मिस किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, जो शहनाई होती है, तो शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद करने के प्रमुख 2 कारण हैं, यानी कि उसको याद करने के जो 2 कारण हैं, वो मेन कारण क्या है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि जो शहनाई होती है, तो शहनाई को बजाने में जो रीड एक डिवाइस होता है, एक वायर टाइप की होती है, जो उपयोग में आती है शहनाई को बजाने के लिए, यानी कि शहनाई को बजाने के लिए एक रीड चीज़ होती है, डिवाइस होता है, वो उपयोग में आती है। और ये जो रीड है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो हमको डुमरांव में, डुमरांव क्या एक गाँव है, वहाँ पे सोन नदी के, एक नदी बहती है सोन नदी, उसके किनारे पर हमको मिलता है, क्या मिलता है, रीड। ठीक है, तो क्योंकि इस रीड के सहारे ही शहनाई बजाई जाती है, तो पहला यही कारण है कि शहनाई के लिए डुमरांव को याद किया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि शहनाई की जो सरताज है, सरताज यानी कि जो शहनाई को बहुत ही शानदार तरीके से बजाने वाले थे, कौन थे वो थे बिस्मिल्लाह खां, जिनको बोला जाता है भारत रत्न, यानी कि उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है शहनाई के कारण, और इसलिए उन्हें उस्ताद बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है कि जो शहनाई के सरताज है, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका जन्म भी डुमरांव गांव में ही हुआ था। तो यही 2 कारण है कि डुमरांव को मुख्यतः यानी कि मेन कारण से यही 2 कारण है, उन्हें याद किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में कहा गया है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है, जो वास्तविक अर्थ की बात करते हैं, रियल मीनिंग में बात करते हैं, जो संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है, वो हम किसे बोल सकते हैं, जो संस्कृत व्यक्ति जो ये पहचान दी गई वो हम किसको कह सकते हैं, किसे कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो इसके उत्तर में बोला गया है कि अपने विवेक द्वारा, विवेक यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, तो अपनी बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य को, नई नई चीज़ों को दिखाता है, दर्शन कराता है या फिर नई खोज करता है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और वो व्यक्ति नई नई चीज़ें, नए नए तथ्य के दर्शन कराता है, नई नई चीज़ों के बारे में बताता है, नई नई खोजें करता है, डिस्कवरी करता है, नए नए इन्वेंशन करता है, वही व्यक्ति वास्तविक अर्थों में, रियल मीनिंग में संस्कृत व्यक्ति
कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है ना वो किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए, उपयोगी यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो ऐसे आविष्कार के लिए प्रयत्न करता रहता है, कोशिश करता ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम संस्कृत व्यक्ति कह सकते हैं। अब देखिए, जब उसकी संतान होगी तो उसकी संतान जिसे बिना कोई प्रयास के, बिना कोई कोशिश किए ही ये वस्तु मिल जाए, ठीक है, यानी कि उसके माता पिता ने उसको कोई चीज़ बता दी, हमने ये खोज दी है, अब जाके तुम जाके बता दो कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर किया हुआ है। तो ऐसे ही बोला गया है कि जब उसकी संतान को बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई कोशिश किए हुए ही वो वस्तु मिल जाती है, तो वो सभ्य तो कही जा सकती है, उसको हम बोल सकते हैं सभ्य है, ठीक है। सभ्य है मतलब सही है, जो उसने डिस्कवरी किया है बहुत अच्छी है, तो उसको हम सभ्य तो कह सकते हैं, लेकिन उसको संस्कृत नहीं कह सकते। संस्कृत क्यों नहीं? क्योंकि उस चीज़ को उसने खुद डिस्कवर नहीं किया है, खुद ने खोजा नहीं है। तो यही कारण है कि वास्तविक संस्कृत तो आविष्कार यानी कि उस चीज़ को खोजने वाला ही होता है, ठीक है। तो संस्कृत व्यक्ति वही है जो खुद से कुछ नई चीज़ खोज करता है, नए नए तथ्य को दिखाता है, तो वास्तविक अर्थ में वही संस्कृत व्यक्ति है जो खुद से डिस्कवर कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9 में बोला गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए जो ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ बताना है, अर्थ लिखना है मतलब, और फिर उसको वाक्य में यानी कि सेंटेंस में बना करके प्रयोग करना है, उपयोग करना है। तो दो कौन से मुहावरे पहले देखते हैं। पहला है खून पसीना एक करना, ठीक है, इसका भी देखेंगे अर्थ और वाक्य में प्रयोग। और उसके बाद है दाल न गलना। तो चलिए दोनों ही मुहावरों के अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तो जो पहला मुहावरा था वो था खून पसीना एक करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? कड़ी मेहनत करना है, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, उसी को बोलते हैं खून पसीना एक करना, ठीक है, यानी कि बहुत मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है, यानी कि जो किसान होते हैं वो खून पसीना एक करके यानी कि बहुत मेहनत करके जो जनता है, जो आम जनता है, लोगों के लिए उनका पेट भरता है। यानी कि देखिए ऐसा क्यों बोला गया है, किसान जो है वो खेती किसानी करते हैं, प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उनकी खेती किसानी के बाद ही क्या होता है कि जनता के पास वो अन्न आता है, अनाज आता है, भोजन आता है, तब जाकर के उनका पेट भरता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि किसान खून पसीना एक करके यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करके जो जनता है उसका पेट भरता है। ये हो गया पहला मुहावरा। देखते हैं सेकंड मुहावरा। इसमें बोला गया है दाल न गलना। तो इसका अर्थ क्या होता है? वश न चलना, यानी कि अपनी न चला पाना या उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, ठीक है। दाल न गलना यानी कि वश नहीं कर पाना, दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या दिखाया गया है कि अदालत में उसकी तनिक भी दाल नहीं गलती। जो अदालत होता है, कोर्ट कचहरी होता है, वहाँ पे उसकी तनिक यानी कि थोड़ी सी भी दाल नहीं गली, यानी कि उसकी थोड़ी सी भी नहीं चली, वो कंट्रोल नहीं कर पाया जज को या पूरे वहाँ के चीज़ों को, ठीक है। तो अदालत में उसकी थोड़ी सी भी नहीं चली या फिर वो वश में नहीं कर पाया, तो इसको बोलते हैं अदालत में उसकी तनिक भी दाल नहीं गलती। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए जो ये शब्द है इनका आपको समास विग्रह करना है, यानी कि समास के हिसाब से इसको तोड़ना है, और फिर कौन से समास का ये उदाहरण है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दो शब्द वो कौन कौन से हैं? पहला है पंचवटी और दूसरा है नीलांबर। तो चलिए दोनों के आंसर को देखते हैं। तो ये है पहला वाला पंचवटी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि पहला जो इसका पार्ट है, इस पूरे शब्द का जो पहला पार्ट है उसमें पंच यानी कि 5। जब भी कोई शब्द में अगर सामने नंबर होता है तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। अब इसका अगर अर्थ देखें तो यहाँ पे पंच यानी कि 5 और वटी यानी कि पेड़। वटी यानी कि वट यानी होता है पेड़, तो 5 वटों का समूह, यानी कि जो 5 वृक्ष है, 5 वट है, तो यहाँ पे 5 वटों का समूह यानी कि ग्रुप है। तो इसको हम बोलेंगे द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला जो पार्ट है इस पूरे शब्द का वो 5 एक नंबर है, तो जहाँ पे भी नंबर होता है वहां पे ये द्विगु समास ही होता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। दूसरा जो शब्द है वो है नीलांबर। तो इसमें देखिए कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास क्यों होगा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है नीला और एक है अंबर। नीला जो है एक कलर का नाम है, एक विशेषण शब्द है, विशेषता बताता है, और अंबर यानी कि कपड़ा। तो जो कपड़ा है ये हो गया हमारा नाउन यानी कि संज्ञा। अगर एक शब्द संज्ञा है, नाउन है, और दूसरा उसका विशेषण है या खासियत बताने वाला शब्द है, तो उस केस में हमेशा क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे लिखा है नीला कलर है और अंबर यानी कपड़ा। तो नीला है जो वस्त्र, वस्त्र यानी क्या होता है? कपड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10 में बोला गया है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, जो भोलानाथ था, आपके एक चैप्टर में कैरेक्टर का नाम है भोलानाथ, तो भोलानाथ और उसके जो साथी थे यानी कि जो उसके फ्रेंड्स थे, तो वो लोग जिस खेल को खेलते थे, जिस गेम को खेलते थे, और उनके पास जो खेलने की सामग्री थी, सामग्री यानी कि सामान, तो खेलने के जो सामान थे, तो उनके खेल, ठीक है, और उनके खेलने के सामान आपके खेल और खेलने के सामान से किस प्रकार से भिन्न यानी कि अलग है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पूछा गया है कि भोलानाथ और उसके जो साथी जिस गेम्स को खेलते थे और जिस चीज़ों से खेलते थे वो अलग थे, आपके खेलने और खेल के सामान से कैसे अलग थे वो आपको यहाँ पे समझाना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इसके उत्तर में बोला गया है, समय के साथ खेल और खेल की सामग्री बदलती रहती है, जो खेल और खेलने की सामग्री उस समय थी। देखिए यहाँ बोला गया कि जो समय के साथ जो है ना, जैसे जैसे समय बदलता है तो वैसे वैसे वहाँ के खेल यानी कि गेम्स और खेलने के सामान जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जो खेल और खेल के सामान उस समय पे थे वो अभी से बहुत अलग थे, उनसे भोलानाथ खेलते थे, ठीक है। ये जो उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे जो भोलानाथ खेलते थे वो क्या क्या खेलते थे, वो बहुत अलग गेम थे, अभी हम बताएंगे। लेकिन आज के खेल भी बदल गए हैं, आज के जो गेम्स है वो बदल गए हैं, और खेलने की सामग्री यानी कि जो खेलने के सामान से जो चीज़ें हैं वो भी अब बदल गई है। अब बताते हैं कि भोलानाथ किन किन चीज़ों से खेलते थे। तो जो भोलानाथ थे वो पेड़ों पर खेलते थे, तो पेड़ वहाँ पे उनके दोस्त थे, वो पेड़ों से बहुत गेम खेलते थे। देन खेत में खेलते थे, वर्षा यानी कि बारिश आती थी, बारिश होती थी तो भी खेलते थे, मिट्टी से खेलते थे, पानी से खेलते थे। कनस्तर, कनस्तर यानी क्या होता है, तो कनस्तर जो है एक मेटल का, धातु का या फिर प्लास्टिक का बर्तन होता था, तो वो उनसे भी खेलते थे। उसके बाद पत्थर से खेलते थे, घर के सामान से खेलते थे, तो इस तरीके से नॉर्मल चीज़ों से खेलते थे। इसके अलावा दुकान लगाते थे, मिठाई बेचते थे और नाटक करते थे, यानी कि दुकान लगाते नहीं थे, दुकान लगाने का नाटक करना, मिठाई बेचने का नाटक करना, इस टाइप से वो खेलते थे। लेकिन किंतु आज के अगर खेलों की बात करें तो वो है क्रिकेट, हॉकी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल गेम। तो ये सब जो है वो खेलने के सामान यानी कि साधन हो गए हैं, जिसके जरिए आजकल के लोग जो हैं ये खेला करते हैं। तो इस तरीके से उस समय के खेलों में और खेलों की सामग्री से आज के खेल और खेलने की सामग्री बहुत अलग तरीके से हो गई है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे खेल और खेलने की सामग्री दोनों ही बदल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, जो लेखक अज्ञे थे उन्होंने अपने आप को हिरोशिमा में जो विस्फोट हुआ था, हिरोशिमा क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है जहाँ पे विस्फोट यानी कि बम फेंका गया था और वो बम फट गया था, विस्फोट हुआ था बहुत जोरदार तरीके से। तो उस हिरोशिमा के विस्फोट जहाँ बम फटा था उसको किस तरह से भोक्ता समझते हैं। भोक्ता यानी क्या होता है, जब किसी चीज को हम अपनी आंखों से देखते हैं और देखने के बाद जो हमारे मन की स्थिति, जो हालत होती है, उसको बोला गया है भोक्ता। ओके, तो हिरोशिमा में जो बम फटा था उस बम के विस्फोट होने का भोक्ता लेखक अज्ञे ने किस तरह से और कब महसूस किया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो लेखक को हिरोशिमा में जो बम का विस्फोट हुआ था, जो बम फटा था, उसकी जानकारी तो अखबारों में, न्यूज़पेपर में जो खबरें लिखी होती है उससे मिल गई थी, लेकिन जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो वो स्वयं यानी कि खुद जापान चले गए। जो ये हिरोशिमा शहर है ये जापान देश का एक शहर है, तो वहाँ पे वो गए और वहाँ जाकर के जब उन्होंने जो घायल इंसान थे, जिनको चोट लगी थी, उनको अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में देखा, फिर भी उन्हें बम के फटने की, विस्फोट की जो भयंकरता थी, जो एकदम डरावनी सीन थी, उसकी अनुभूति नहीं हुई, उनको एग्जैक्टली वो फीलिंग नहीं आई कि हुआ क्या। तो उसके बाद वो जब सड़क पर घूम रहे थे तो घूमते हुए उन्होंने एक जले हुए पत्थर को देखा, और उस पत्थर पर, जो कि जला हुआ पत्थर था, उस पत्थर पर एक व्यक्ति यानी कि एक इंसान के जलने की उजली छाया थी। छाया कैसे थी इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक पत्थर था, तो ये पत्थर जो है ये कोने कोने से पूरा जला हुआ था और बीच में यहाँ पे एक इंसान का ऐसे छपा हुआ रूप समझो था। तो बाकी पूरा पत्थर जो जला हुआ है, ओके, यहाँ पूरा जला हुआ है, लेकिन ये इंसान का जो रूप है, जो शेप है, वो इस पत्थर पे बन गया है, जिसको बोला गया उजली छाया।
ओके, छाया क्यों बोला गया है? बाकी जगह तो काला है, लेकिन यहाँ पे इंसान की छाया बन गई है, एक इमेज बन गई है। तब उन्हें ये अनुभव हुआ, ये फील हुआ कि जो बम विस्फोट था, जो बम फटा था, उस समय कोई आदमी यहाँ पे खड़ा रहा होगा और उन्होंने ये अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया कि जब बम फटा होगा तो वो इंसान जो था वो तो भाप बनकर उड़ गया होगा, यानी कि वो इंसान बचा ही नहीं, वो सिर्फ वहां से गायब हो गया, धुआं बन के भाप बनकर उड़ गया होगा। लेकिन उसकी जो छाया थी, जो इमेज थी, जो परछाई थी, वो इस पत्थर पर अंकित हो गई, यानी कि छप गई है। तो इस अनुभूति से, इन एक्सपीरियंस से, इन सीन से उनका जो हृदय था, यानी कि जो दिल था, वो झकझोर दिया, यानी कि उनके दिल को हिला दिया था इस पूरे घटना ने। तो इस तरीके से उन्हें ये सब देख करके बम विस्फोट की भयंकरता, यानी कि कितना खतरनाक ये बम विस्फोट था, उसका आभास हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 11 में बोला गया है प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो अभी हमने हिंदी साहित्य का वर्गीकरण देखे थे, एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा कि प्रगतिवादी कविताएं किसके अंदर आती है। तो प्रगतिवाद के समय की जो कविताएं हैं, जो काव्य हैं, ठीक है, उनकी हमको 2 विशेषताएं यहाँ पर लिख करके बताना है कि खासियत क्या थी उस समय पे लिखी हुई कविताओं की। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, जहाँ पे प्रगतिवाद कहाँ आता है। तो देखिए, अभी हमने देखे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। आधुनिक काल को फिर से 3 युगों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। छायावादी युग को फिर से और 2 हिस्सों में बांटा गया है, छायावाद और छायावादोत्तर, या इसी का दूसरा नाम है छायावादोत्तर या फिर शुक्लोत्तर युग। तो जो छायावादोत्तर युग का समय था उसमें फिर से 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो यहाँ पे हमसे प्रगतिवाद के समय पे लिखी हुई कविताओं की विशेषताओं को लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है प्रगतिवादी कविताओं की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हम कुल मिलाकर के 7 विशेषताएं देखेंगे, उनमें से आप कोई भी 3-4 याद कर लेंगे बैकअप के साथ। ठीक है, तो प्रगतिवाद नाम से क्लियर है, प्रगतिवाद यानी कि तरक्की होना चाहिए भैया ना, प्रगति होना चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता है शोषितों से सहानुभूति। देखिए, उस समय जो कविताएं लिखी गई थी वो लिखी गई थी जो शोषित थे। शोषित क्या होता है? जो अमीर वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग यानी कि गरीब लोगों का इस्तेमाल करते थे, कम पैसों में उनसे बहुत अधिक काम करवाते थे, इसको बोलते हैं शोषण कर रहे हैं वो। ठीक है, तो जो शोषित थे उनके ऊपर कविताएं लिखी गई थी, जिनका शोषण हो रहा था उन्हें बोलते हैं शोषित। तो उनके ऊपर कविताएं लिखी गई थी, तो शोषितों से उनको सहानुभूति मिल रही थी, सिंपैथी मिल रही थी कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, हमारे ऊपर लिख रहे हैं। तो ये विशेषताएं थी कि उस समय शोषितों के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी और उनसे में सहानुभूति यानी कि सिंपैथी भी मिलती थी। वहीं पे सेकेंड जो कविता की विशेषता है वहाँ पे कि आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल, यानी उस समय जो कविताएं लिखी गई थी तो उस समय यही माना जाता था कविताओं के हिसाब से कि जो आर्थिक यानी कि जो पैसे हैं वो सभी के पास समान होने चाहिए, यानी कि समानता का अधिकार है हर किसी को, और सभी समाज, चाहे वो अमीर लोगों का समाज हो चाहे गरीबों का समाज हो, सब समान होने चाहिए। तो वही आर्थिक और सामाजिक समानता पर जोर दिया गया था, बल दिया गया था, और उसी के ऊपर कविताएं भी लिखी गई थी कि आर्थिक और सामाजिक समानता होना बहुत जरूरी है। तीसरी विशेषता है कि जो नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज। देखिए, उस समय क्या होता था कि भेदभाव होता था। ठीक है, पुरुषों को ज्यादा महत्व मिलता था और नारियों को महत्व नहीं मिलता था, यानी कि इनडायरेक्टली नारियों का शोषण हो रहा था। तो नारी के शोषण के प्रति यानी उनके लिए मुक्ति की आवाज की भाई नहीं, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए और दोनों समान है, पुरुष और नारी। तो इसके ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी प्रगतिवाद के समय पे। तो ये भी उनकी विशेषता है। चौथी विशेषता है ईश्वर के प्रति अनास्था। देखिए, प्रगतिवाद में क्योंकि तरक्की और साइंटिफिक विज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान था लोगों का, तो इसलिए वहाँ पे ईश्वर के लिए जो है वो अनास्था यानी कि आस्था नहीं रही थी लोगों के मन में। तो उसी के ऊपर कुछ कविताएं थी कि ईश्वर के प्रति जो अनास्था फैलते जा रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारी कविताएं जो है वो लिखी गई थी प्रगतिवाद कविताओं में। यानी कि देखिए, पूरा ध्यान जो है प्रगति पे था, तरक्की पे था, भगवान की तरफ कोई भी कविताएं नहीं लिखी जा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों में जो है वो अनास्था यानी कि भगवान की तरफ जो आस्था होनी चाहिए वो खत्म होते जा रही थी। वहीं पे नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। देखिए, समाज का जो चित्रण है वो कैसा किया गया है? यथार्थ। यथार्थ यानी कि जो फैक्ट्स है, जो वास्तविकता है, जो सच है, उसको यहाँ पे कविताओं में दिखाया गया कि हमारा समाज कैसा है। तो समाज का यथार्थ यानी बिल्कुल सही सही चित्रण किया गया था उस समय जैसा वो समाज था। 6th विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बातों को सीधा सीधा नहीं बोला जाता था बल्कि घुमा करके किसी के जरिए। ठीक है, तो प्रतीकों, उसको बोला गया प्रतीक यानी कि चिन्ह, कि दूसरों की मदद से वहाँ पे कविताओं को रचा गया था, यानी कि प्रतीकों का इस्तेमाल करके कविताएं लिखी जाती थी।
जो प्रतीकों का प्रयोग हुआ है प्रगतिवाद की कविताओं में। जो 7th है विशेषता वो है भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं वो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, वो सोचते कि हमारी किस्मत में होगा तो उनको खुद ही मिलेगा। भाग्य, किस्मत मतलब भाग्य, तो किस्मत के ऊपर सब डिपेंड नहीं करना है, उसके अपेक्षा उसकी तुलना में कर्मवाद पे या कर्मवाद की महानता पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है। कर्मवाद यानी कि अपने कर्म करो, काम करो, जो मिलेगा वो खुद ही मिल जाएगा आपको, लेकिन कर्म करना जरूरी है। सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते कि सब कुछ मिल जाएगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से इसी के ऊपर जो है प्रगतिवाद की कविताओं में हमको बहुत सारी कविताएं देखने को मिलती है। तो ये थी कुछ विशेषताएं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए रीतिकाल क्या है, बेसिकली हिंदी साहित्य के समय को कुछ अलग अलग काल में बांटा गया है, उसमें से एक रीतिकाल है। ठीक है, मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगा कि हिंदी का साहित्य कैसे बांटा गया है। तो उस समय के जो कविताएं या जो रचनाएं थी उसकी 2 विशेषताएं, खासियत हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी साहित्य का वर्गीकरण हमने चार्ट ओपन कर लिए हैं। तो हिंदी के साहित्य को 3 अलग अलग कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, फिर मध्यकाल के अंदर 2 समयों को बांटा गया है, यानी कि उस समय के वर्गीकरण को देखें तो उसके अंदर ही आते हैं भक्ति काल और रीतिकाल। तो इसी रीतिकाल की बात हो रही है कि इस समय पे जो रचनाएं लिखी गई है उनकी क्या खासियत है। तो चलिए देखते हैं उसके आंसर को। तो क्वेश्चन में तो हमको 2 विशेषताएं ही लिखने के लिए कही गई है, पर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 विशेषताएं देखेंगे, खासियत देखेंगे। जो भी आपको 2-3 इजी लगती है बैकअप के साथ, वो आप सिंपली उसको याद कर लेंगे। तो रीतिकाल के जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि जो खासियतें हैं या विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहली है श्रृंगार वर्णन, यानी कि रीतिकाल के समय के जो कविताएं लिखी गई थी उसमें हमको श्रृंगार रस का या श्रृंगार रस के ऊपर लिखी हुई कविताएं देखने को मिलती है, जहाँ पे श्रृंगार रस 2 टाइप का होता है, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जहाँ पे 2 लोग आपस में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयोग श्रृंगार रस, और वहीं पे 2 लोग जब बिछड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों की प्रमुखता यानी कि खासियत हमको देखने को मिलती है कि उस समय पे जो कविताएं लिखी गई थी वो श्रृंगार रस के संयोग और वियोग के ऊपर लिखी गई थी। वहीं पे अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित रही है कविताएं, यानी कि देखिए उस समय पे बहुत सारे राजा जो हैं वो अपने अंदर बहुत सारे कवियों को रखते थे अपने राज दरबार के अंदर, उन्हें खाना पीना फ्री में मिलता था, लेकिन बदले में उन्हें उन कवियों को राजाओं के ऊपर कविताएं लिखनी होती थी, उन्हें उनकी तारीफें करनी होती थी। तो क्योंकि वो डिपेंड करते थे इसलिए राजाओं को आश्रयदाता कहा गया है, क्योंकि वो आश्रय देते थे। ठीक है, तो आश्रयदाताओं की प्रसन्नता यानी कि खुशी पर यहाँ पे जो केंद्रित यानी कि उनके ऊपर ही कविताएं लिखनी होती थी। तो वही बोला गया है कि अधिकतर या अक्सर इस समय के जो दरबारी थे यानी कि दरबार में रहते थे वो कवि थे। ठीक है, यानी कि ऐसे कवि जो कि राजा के दरबार में रहते थे तो उन्हें कहा गया दरबारी कवि थे। तो ये जो है वो राजाओं की रुचि यानी कि इंटरेस्ट के अनुसार कविता लिखते थे, जो राजा कहते थे वैसे ही इन्हें कविताएं लिखनी होती थी। तो ये भी एक रीतिकाल की कविताओं की विशेषताओं में से एक है। तीसरी विशेषता है लक्षण ग्रंथों की रचना, यानी कि रीतिकाल के समय पे लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो सबसे पहले समझते हैं लक्षण ग्रंथ होते क्या हैं। तो लक्षण ग्रंथ जो है ऐसी कविताएं या ऐसा साहित्य को बोल सकते हैं जहाँ पे किसी के भी लक्षण के ऊपर अगर विवेचना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उस सोच के ऊपर किसी के ऊपर अगर कविता लिख रहे हैं सोचने के बाद उनके लक्षणों के आधार पर, तो ऐसे ग्रंथों को हम बोलते हैं लक्षण ग्रंथ। तो रीतिकाल समय में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, वही लिखा गया है कि इस काल में लक्षण ग्रंथों की बहुत सारी रचनाएं हुई है। तो ये भी एक विशेषता हो गई। नेक्स्ट विशेषता है भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण। नाम से क्लियर है, भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति के ऊपर बहुत सारी रचनाएं जो है हमको देखने को मिलती है। और इसके अलावा नीति यानी कि जो नियम कानून है, ठीक है, उसके ऊपर, और प्रकृति यानी कि नेचर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी कविताएं हमको देखने को मिलती है। उनका चित्रण बहुत अच्छे से बताया गया है, चित्रण यानी कि उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो वही बोला गया है रीतिकाल की जो कविताएं थी उनमें हमको भक्ति भावना, ठीक है, भगवान की भक्ति के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है, वो हमको देखने को मिलती है। नीति परक उपदेश, नीति परक यानी कि किसी काम को करने का सही तरीका, ठीक है, नीति रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून के तहत या उसके हिसाब से अगर कोई शिक्षा दी जा रही है
उपदेश दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं नीतिपरक उपदेश। इसके ऊपर भी बहुत सारी कविताएं हैं कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए, लोगों को शिक्षित यानी कि नॉलेज देने का काम भी यहाँ पे किया गया था। और इसके अलावा प्रकृति यानी कि नेचर के विविध रूप यानी कि अलग अलग रूपों को यहाँ पे दिखाया गया था, तो ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है वीर रस, कि रीतिकाल की जो कविताएं हैं उनमें हमको वीर रस का उदाहरण देखने को मिलता है। वीर रस यानी कि वही बात हो जाती है कि जब कोई वीर बहादुर के ऊपर कोई कविता लिख रहे हैं, किसी युद्ध की सीन को दिखाया जा रहा है। तो रीतिकाल में यद्यपि यानी कि हालांकि रीतिकाल में हम देखें कि श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कविताएं लिखी गई है उसमें जो प्रधान यानी कि मेन जो रस को इस्तेमाल किया गया है वो है श्रृंगार रस। लेकिन फिर भी कुछ कवि थे जैसे कि भूषण, बिहारी, इन्होंने वीर रस के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी है। नेक्स्ट विशेषता है कलात्मकता। कलात्मकता यानी कि कला, आर्ट के ऊपर भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। तो वही बोला गया है कि रीतिकाल की जो कविताएं हैं, जो काव्य है, उनमें कला पक्ष यानी कि जैसा उनका कला थी, जो उनके पास आर्ट था, उसी के आधार पर उन्होंने विशेष बल दिया है यानी कि ध्यान दिया है। जिसकी जैसी विशेषता जो कला है उस हिसाब से उसके ऊपर कविताएं लिखी गई है। तो यहाँ पे जिसके पास जैसी कला है वो वैसी रचनाएं कर सकता है। ऐसा नहीं कि उन्हें छंद के आधार पर या फिर अलंकार का इस्तेमाल करना जरूरी है, एक साहित्य के हिसाब से कविताएं लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना छंदों की अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में मुक्तक शैली को अपनाया गया है। मुक्तक शैली यानी कि आप जो कविताएं लिख रहे हैं तो नियम कानून को छोड़ करके अपने हिसाब से कविताएं लिख सकते हैं। तो अगर बिना नियम कानून के अगर आप कविताएं लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं मुक्तक शैली का आपने इस्तेमाल करते हुए कविताओं को लिखे हैं। तो इसका मतलब रीतिकाल की जो कविताएं हैं वहां पे प्रबंध की तुलना में मुक्तक शैली ज्यादा अपनाई गई है। तो ये थी कुछ विशेषताएं जिसमें से आप 3-4 याद कर लेंगे और फिर कोई भी 2 आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 12 में बोला गया है सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचनाएं और भाव पक्ष। तो यहाँ पे 2 राइटर्स यानी कि 2 कवियों के बारे में बात हो रही है, एक है सूरदास जी और दूसरे हैं नागार्जुन जी। तो इनकी काव्यगत यानी कि जो कविताएं लिखने की जो विशेषताएं थी, जो खासियत थी, उनको यहाँ पे आपको लिखना है निम्न बिंदुओं पर। जो नीचे टॉपिक दिए उनके हिसाब से आपको इनको एक्सप्लेन करना है। क्या क्या बताना है सूरदास जी और नागार्जुन जी के बारे में? तो इनकी 2 रचनाएं बताना है और फिर इनके भाव पक्ष के बारे में बताना है। तो चलिए पहले देखते हैं सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं और फिर देखेंगे नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं। तो अगर हम सूरदास जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं तो वहाँ पे 2 बोली गई है। यहाँ पे आप 2 से ज़्यादा याद कर सकते हैं ताकि बैकअप में आपके पास अगर कोई एक भूल गए तो एग्जाम में आपको बनना चाहिए। तो पहली हो गई सूर सागर, दूसरी हो गई साहित्य लहरी और तीसरी हो गई सूर सारावली। ये याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है काव्यगत विशेषताएं भी बतानी है। तो देखिए काव्यगत विशेषताओं के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो पहले समझते हैं भाव पक्ष। तो हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष, इसमें कुछ पॉइंट्स है, चलिए 1 बाय 1 इनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो भाव पक्ष क्या होता है इसको समझते हैं। भाव पक्ष यानी कि जो इन्होंने कविताएं लिखी है सूरदास जी ने, उसके पीछे उनका भाव, फीलिंग क्या थी, तो वो पक्ष आपको यहाँ पे दिखाना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। तो वात्सल्य क्या होता है? माता पिता का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, उसको बोला गया वात्सल्य प्रेम। तो वात्सल्य वर्णन हमको देखने को मिलता है सूरदास जी की कविताओं में। वही आगे बताया गया है कि जो सूरदास जी है उन्होंने वात्सल्य रस का दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब कि देखिए जो वात्सल्य रस है इसमें 2 तरीके से बातें हमको देखने मिलती है कि माता पिता जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं संयोग, यानी कि दोनों मिल रहे हैं तो एक अलग सी खुशी वाली बात होती है, तो इसको बोलते हैं संयोग। लेकिन माता पिता अगर अपने बच्चों से दूर हो जाए या बिछड़ जाए तो वहाँ पे वियोग, जिसकी वजह से रोना बहुत आता है। तो सूरदास जी ने वात्सल्य रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों का ही विस्तृत यानी कि बहुत डिटेल में वर्णन किया है। जहाँ पे कृष्ण जी का घुटनों पर चलना, अपनी शाह यानी कि शाया को पकड़ना, यानी कि अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही शानदार इनकी लीलाओं का, यानी कि कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनका मनोहारी यानी कि जहाँ पे मन हर जाता है, मन अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, इस तरीके से चित्रण किया है अपने कविताओं में। तो ये हो गया पहला वात्सल्य वर्णन किया हुआ है। दूसरा है श्रृंगार वर्णन। देखिए श्रृंगार यानी क्या होता है? प्रेम, जहाँ 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान और गोपियाँ, कृष्ण भगवान और राधा। तो ये जब आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच के प्यार को दिखाने का जिस रस का उपयोग किया जाता है वो होती है श्रृंगार रस। तो उन्होंने यानी कि सूरदास जी ने श्रृंगार वर्णन भी किए अपनी कविताओं में। वही लिखा गया है कि सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग, यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं। संयोग यानी कि आपस में मिलते हैं, वियोग यानी जब दोनों अलग होते हैं, तो दोनों ही रूपों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो एग्जाम्पल की बात करें अगर,
एक एग्जाम्पल संयोग का देखते हैं और एक वियोग का देखते हैं। तो पहले संयोग का बात करते हैं कि खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, यानी कि जो हरि है श्री कृष्ण जी हैं वो खेलने के लिए निकसे यानी कि निकल पड़े ब्रज की गलियों में, खोरी यानी कि अपने सखाओं के साथ, दोस्तों के साथ, सखियों के साथ मिलने के लिए। तो क्योंकि अब कृष्ण जी बाहर निकले तो अपने सखियों से, सखाओं से मिलेंगे, तो ये हो गया संयोग। वियोग की बात करते हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, यानी कि बिनु यानी कि बिना, गोपाल यानी कि कृष्ण के, बैरिन यानी कि जो दुश्मन है, शत्रु है, भई यानी कि बन गए हैं, कुंजय यानी कि वन और जंगल। तो इसका मतलब क्या है कि बिना गोपाल के यानी कि बिना कृष्ण भगवान के ये जो वन है, जो जंगल है, वो हमारे शत्रु बन गए हैं, ये दुश्मन बन गए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं है, जहाँ पे जंगल में ये लोग आपस में, वनों में एक दूसरे से मिलते थे, अब वो जंगल भी किसी काम के नहीं है, वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट भाव पक्ष की। तो ये है भक्ति भावना, यानी कि जो भक्ति की जो भावना होती है, जो भगवान की भक्ति के लिए जो फीलिंग होती है, उसको भी सूरदास जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। यहाँ बताया गया है जो सूरदास जी हैं वो उच्च कोटि के, बहुत ही ऊंची कोटि के, ऊंची कैटेगरी के भक्त थे। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। तो उनके जो आराध्य हैं, जिनकी वो आराधना करते थे, जिनकी पूजा करते थे, वो श्री कृष्ण जी ही हैं, कृष्ण भगवान हैं। और उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। अनन्य यानी कि उनके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, तो सूरदास जी के मन में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा भाव पक्ष में हमको देखने को मिलता है प्रकृति चित्रण। ठीक है, यानी कि प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में भी सूरदास जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो सूरदास जी ने प्रकृति का बड़ा सुंदर, बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है। तो ये था उनका भाव पक्ष। अब चलिए बात करते हैं कला पक्ष की। तो कला पक्ष में आपको बताना होता है कि किस कला को, किस स्किल को, किस नॉलेज को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अपनी कविताएं लिखी है। तो उनकी भाषा क्या होती है, उनकी शैली क्या है, उन्होंने कौन कौन से अलंकार का इस्तेमाल किए, इस तरीके से आपको बताना होता है कला पक्ष में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो जो सूरदास जी की भाषा है वो बहुत ही सुललित यानी कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, माधुर्यमयी यानी कि बहुत ही मीठी और ब्रज भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इन कविताओं को लिखने के लिए। इसके अलावा उन कविताओं में संस्कृत के तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द और तद्भव शब्द यानी उन्हीं संस्कृत शब्दों के जो हिंदी शब्द होते हैं उन शब्दों का भी यूज किए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों ही रूपों का इस्तेमाल किए अपने कविताओं को रचने के लिए, लिखने के लिए। इसके अलावा जो लोकोक्तियां हैं और जो मुहावरे हैं उनका भी प्रयोग किए हैं अपनी कविताओं में। वहीं पे अगर बात करते हैं शैली की, तो सूरदास ने गेय पद शैली का प्रयोग किया है। तो ये गेय पद शैली क्या होता है? ऐसी शैली जिसको गाकर के पदों में, ठीक है, गेय यानी कि गाकर या गाना। तो सूरदास जी ने इस तरीके से रचनाएं की हैं कि उन्हें गाकर के जो एक मिठास का अनुभव होता है, जिसे गाया जा सकता है, इस शैली का प्रयोग किया है अपनी कविताओं को रचने के लिए और लिखने के लिए। वहीं पे अगर अलंकार की बात करते हैं तो सूरदास जी ने अपनी कविताओं में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास इन सभी अलंकारों का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से किया कि एकदम स्वाभाविक प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने इन अलंकारों का इस्तेमाल किया है, बल्कि वो स्वाभाविक, नेचुरल तरीके से इन अलंकारों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो अब देखते हैं नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषताएं। तो नागार्जुन जी ने जो रचनाएं लिखी थी वो बहुत सारी, उसमें वैरायटी आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे नाम है, यहाँ से अगेन आप 2-3 कोई भी नाम यूज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे युगधारा हो गया, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, प्रेत का बयान, भस्मांकुर। तो ये कुछ इनकी रचनाएं थी। इनमें से कोई भी 3-4 आप याद कर लेंगे और 2 जो है वो आपको एग्जाम में लिखना है। अब चलिए देखते हैं इनका भाव पक्ष। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाव पक्ष क्या होता है, इनकी जो कविताएं थी उनके पीछे इनकी फीलिंग क्या थी। तो यहाँ पे 3 दिए हुए, ओके, 3 भाव पक्ष है, कोई भी आपको तीनों याद करना चाहिए बेसिकली। और एग्जाम में जो 2 आपको ईजी और अच्छे से याद आ जाए, आपको उनको लिख के आना है। तो सबसे पहला है विद्रोह का स्वर, यानी कि विद्रोह यानी क्या होता है? किसी के अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ होना, या फिर किसी के खिलाफ लड़ाई करना। तो विद्रोह की स्वर यानी कि आवाज हमको इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। वही यहाँ पे बताया गया कि जो नागार्जुन जी थे उन्होंने शोषितों के लिए, शोषितों के प्रति, शोषित क्या होते हैं? जिनके साथ बहुत दुष्टता से, बहुत निर्दयता से बिहेवियर किया जाता है, व्यवहार किया जाता है और उनसे
बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। तो जो शोषित थे उनके लिए बहुत सहानुभूति थी, उनके लिए बहुत प्यार था, उनके लिए बहुत सिंपैथी थी, और हर लेवल पे, हर स्तर पे जो शोषण था उनके विरोध, उनके खिलाफ उन्होंने तीखे शब्दों में कविताएं की हुई है। बहुत ही गंदे तरीके से उन शोषण करने वालों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा ऊंची स्वर में इन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में उनके ऊपर प्रहार किया है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण, यानी कि नेचर के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से नागार्जुन जी ने बताया है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि जो नागार्जुन जी है उन्होंने प्रकृति यानी कि जो नेचर है उनके मनोरम चित्र यानी कि बहुत ही शानदार चित्र जो है वो उकेरे यानी कि बनाए हैं। तो नागार्जुन ने अपनी कविताओं में बहुत ही शानदार चित्र बनाने का मतलब है कि जो प्रकृति, जो नेचर है उनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किए हैं। इनकी कविताओं में खेती हो गया, हरियाली, वन, जंगल, पर्वत यानी पहाड़ आदि, इन सब के बारे में इस तरीके से बताएं कि वो साकार हो उठे, कि ऐसा लगता है कि हमारे सामने बिल्कुल ये सब चीजें हमको दिखाई दे रही है। इस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं में इनका जिक्र किया है। नेक्स्ट है यथार्थ चित्रण। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, यथार्थ यानी क्या है, जो सही है, जो उचित है उसके बारे में कविताओं में बताना, और जो गलत है उनके बारे में गलत बताना। तो वही है कि नागार्जुन जी ने जन जीवन यानी कि लोगों के जीवन के जो सहज और जो स्वाभाविक रूप है उनके बारे में यथार्थ चित्रण किया है। सहज यानी क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और स्वाभाविक यानी कि नेचुरल रूप से उन सभी चीजों के बारे में बताया जो उस समय के जो लोग थे, जो जन लोग थे, उनके जीवन कैसे था उसके बारे में बिल्कुल सही सही चित्रण किया है, सही सही अपनी कविताओं में बताया है। और इसके अलावा उन्होंने जो गरीब थे, जो दलित, जिनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत परेशान किया जा रहा था, और जो गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, उनके जीवन को उन्होंने बहुत ही सामने से देखा था, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से कविताएं रची हुई है। तो ये थे नागार्जुन जी की भाव पक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 13 में बोला गया है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। पहले समझते हैं आत्मकथा क्या होती है। आत्म यानी खुद की कथा। तो अगर कोई कवि या लेखक जब अपने बारे में कोई कथा लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। तो यहाँ पे ये जो कवि है ये क्यों अपनी आत्मकथा से यानी कि आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे जिस कवि की बात हो रही है वो है कवि जयशंकर प्रसाद। तो जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके मित्रों ने उन्हें उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा था, लेकिन वे राजी नहीं हुए। राजी यानी कि वो माने नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उनका जीवन जो है बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल रहा है। उन्होंने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया है जिसका उल्लेख वो आत्मकथा में करें, यानी कि ऐसा कुछ महान कार्य नहीं किए जो वो चाह रहे हो कि वो अपनी आत्मकथा में लिखे। उल्लेख करना यानी कि बताना। और उनका ये मानना था जो उनका जीवन है वो दुखों और आघातों यानी कि बहुत ठोकरें, बहुत धक्के उन्हें मिले हुए हैं उनके जीवन में। तो उनका जो जीवन है वो दुखों और आघातों से पूर्ण रहा है, यानी कि भरा रहा है। इसलिए आत्मकथा लिखकर वे उन दुखों को फिर से याद नहीं करना चाहते, उनको तरोताजा नहीं करना चाहते, बिकॉज वो इतने ज्यादा परेशानी वाले, दुखी वाले यानी कि दुख देने वाली यादें थी जिन्हें वो फिर से याद करना नहीं चाहते हैं। तो यही कारण है कि जो कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी पुरानी उन दुख देने वाली यादों की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। तो उस समय जो परशुराम जी थे वो बहुत क्रोध करने लग रहे थे, यानी कि क्रोध कर रहे थे। तो उस पर जो लक्ष्मण जी है वो धनुष के टूट जाने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं, क्या क्या बातें करते हैं परशुराम जी से। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है जो परशुराम है उनके क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर बहुत सारे तर्क दिए, वो कि नीचे आपको यहाँ पे बताए गए वन बाय वन। सबसे पहला तर्क देते हैं कि राम का धनुष के टूटने में कोई दोष नहीं है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि जो धनुष टूट गया उसमें राम जी का कोई भी दोष यानी कि कोई भी गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जैसे ही इसको छुआ, सिर्फ टच करने से ही वो टूट गया। तो पहला तर्क देते हैं कि इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि जो धनुष है, शिव धनुष, ये बहुत ही कमजोर था, राम जी ने जैसे ही छुआ और वो टूट गया। सेकेंड तर्क देते हैं कि राम ने इस धनुष को नया समझा था, किंतु यह पुराना और जर्जर था इसलिए टूट गया। यानी कि लक्ष्मण बोलते हैं कि राम भगवान ने इस धनुष को नया समझा था, यानी कि मजबूत समझा था कि अच्छा होगा, लेकिन ये बहुत ही पुराना था। पुरानी चीज़ें जनरली छूने पर टूट जाती है, ऐसा निकला ये। जर्जर यानी कि जिसको सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए तो वो ऐसे ही टूट जाता है। ठीक है।
या एक तरह से कमजोर था इसलिए ये टूट गया। तीसरा तर्क देते हैं, लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने ऐसी अनेक धनुहियाँ तोड़ी थी, तब तो आप नाराज नहीं हुए थे। तो बोलते हैं कि देखिए बचपन में भी हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तो इनडायरेक्टली वो बोलते हैं कि ये भी तो वैसे ही धनुष था, उसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। हालांकि शिव जी का धनुष था, लेकिन तो भी उनका बोलना है कि इसके पहले भी हमने बहुत धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोध या गुस्सा नहीं किए, तो आज क्यों कर रहे हैं। और फोर्थ तर्क देते हैं, इस धनुष के टूटने से कोई लाभ या हानि नहीं है, इसलिए इस पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। तो चौथे तर्क का मतलब है, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि देखिए धनुष तो टूट गया है, इसमें ना ही किसी का कोई लाभ है, फायदा है, ना ही कोई हानि है, नुकसान है, इसलिए इस पर नाराज यानी कि गुस्सा होने की, क्रोध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 4 तर्क देते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 14 में बोला गया है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। देखिए आपके बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है उत्साह। तो उस उत्साह जो एक कविता है बेसिकली, ठीक है, तो उसका जो शीर्षक है, जो हेडिंग यानी कि चैप्टर का नाम शीर्षक जो रखा गया है, वो उत्साह ही क्यों रखा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल बहुत ही प्रिय रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि जो ये उत्साह नाम की कविता है, इसको लिखने वाले जो कवि थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जो बादल है, ठीक है, जो बादल है वो उन्हें बहुत ही प्रिय यानी कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जो बादल है वो बहुत प्रिय रहे हैं, वो उन्हें बहुत पसंद है, और वे उन्हें क्रांति और नव चेतना के दूत मानते हैं। देखिए वो क्या चाहते हैं, समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, तो इनको हटाने के लिए एक क्रांति यानी कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और नव चेतना यानी कि नई चेतना, चेतना यानी कि नए विचारों को जो है वो हमको समाज को देने पड़ेंगे, जिससे कि उनके सोचने की क्षमता या समझ या बुद्धि जो है वो बदल जाएगी। तो वे इन बादलों को क्रांति और नव चेतना यानी कि लड़ाई और नई सूचना देने के लिए इनका दूत यानी कि जरिया मानते हैं, कि ये एक जरिया है बादल, जिसके जरिए समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, और नई जो विचारधारा है वो इन्हें दी जा सकती है। तो क्रांति या चेतना बिना उत्साह के संभव नहीं है। तो उनका ये मानना था, जो ये नई चेतना है, जो विचारधारा है, जो नई सोच है, बिना उत्साह या बिना जोश के संभव नहीं है। इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है, यानी कि उन्हें लगता है कि जो आम जनता है उनको जोश मिलेगा। और वैसे भी जो बादल होते हैं वो गर्जना करते हैं, यानी कि गरजते हैं। तो ये जो बादलों की जो गर्जन है, जो गरजना है, वो उत्साह को वर्धक करता है, यानी कि हमारे उत्साह को, जोश को बढ़ाने का काम करती है। तो वही बोला है कि बादल जो है वो, उनकी जो गर्जना होती है वो उत्साह वर्धक होती है, यानी कि उत्साह को बढ़ा देती है। आगे भी वही बोला गया है कि बादलों की गर्जना से लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है, यानी कि रोम रोम में, शरीर के अंदर, हर खून के अंदर जो है वो उत्साह यानी कि जोश का संचार यानी कि फैलने लगता है, और इस समय उत्साह यानी कि जोश बढ़ जाता है। तो ये कारण था कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, संगतकार क्या होता है। तो जो संगीतकार होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, तो उनके साथ में जो सपोर्टिव सिंगर्स होते हैं, जो उनके आसपास ही माइक लेकर के गाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेन जो मुख्य गायक होता है, जो मेन संगीतकार होता है, उसके जो सपोर्टिव संगीतकार होते हैं उनको बोलते हैं संगतकार। तो संगतकार के माध्यम से यानी कि उसके जरिए से जो कवि हैं वो किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर, किस प्रकार के इंसानों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। संगतकार के माध्यम से कवि ने सभी सहयोगी कलाकारों, गायकों, वादकों, प्रकाश व्यवस्था करने वालों, मंच सज्जा करने वालों आदि की ओर संकेत किया है। तो देखिए जो कवि हैं, उन कवि ने संगतकार के माध्यम से यानी कि संगतकार के जरिए से उन सभी सहयोगी कलाकार, सहयोगी यानी कि जो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और कलाकार यानी कि जिनमें कोई कला होती है, आर्ट होता है, और वो कुछ न कुछ आर्ट के जरिए पैसा कमाते हैं, कला के जरिए पैसे कमाते हैं। तो कवि ने संगतकार के माध्यम से सभी सहयोगी कलाकारों के तरफ इशारा किया है, संकेत किया है। इसके अलावा जो गायक होते हैं उनकी तरफ इशारा किया है। उसके अलावा जो वादक होते हैं, वादक यानी कि जो वादक यंत्र, शहनाई हो गया, हारमोनियम हो गया, ढोलक बजाने वाले हो गए, तो ये जो बजाते हैं कुछ न कुछ, उनके तरफ इशारा किया है। इसके अलावा जो प्रकाश व्यवस्था यानी कि जो लाइट की व्यवस्था करते हैं उनके तरफ इशारा किया है। मंच सज्जा यानी कि मंच को सजाने वालों की तरफ इशारा किया है, संकेत किया है।
क्यों इनकी तरफ इशारा किया है? क्योंकि इन सभी का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। ये भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि मेन सिंगर या मेन लोग करते हैं, लेकिन इनको कभी भी श्रेय नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है कि इन्होंने इतना किए, उनको ऐसी तारीफ नहीं मिलती है। ये हमेशा पर्दे के पीछे रहकर यानी कि हमेशा सामने आकर के सपोर्ट तो करते ही है, लेकिन इनका नाम उतना सामने नहीं आ पाता है जितना कि उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो इसलिए इन्हें हमेशा माना जाता है कि पर्दे के पीछे रह कर के ही अपना सहयोग करते हैं। जब फोटोज वगैरह भी क्लिक होते तो ये सामने नहीं आते, मेन सिंगर्स ही आते हैं। तो इसका मतलब वो पर्दे के पीछे रह कर के ही अपनी सहयोग यानी कि जो मदद है वो करते हैं। और इसके अलावा ये जो है ना, जो सपोर्टिव कलाकार होते हैं, सहयोगी कलाकार होते हैं, ये लोगों की नज़र में जो है वो नहीं आते हैं। यही कारण है, इसलिए महत्वपूर्ण होते हुए भी, इम्पोर्टेंट होते हुए भी जो कार्य की सफलता का श्रेय है, जो कार्य कर रहे थे वो, उसमें अगर वो कार्य सफल हो गए यानी कि सक्सेसफुल हो गए उसको करने में, तो उसका श्रेय यानी कि क्रेडिट जो है वो इनको नहीं मिल पाता है। इस तरह से इनका जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, और भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये औरों यानी कि दूसरों को उठाने का काम करते हैं और दूसरों को सफल बनाने में पूरी लगन से, पूरी मेहनत करके अपना पूरा जीवन जी जान लगा करके कार्य करते हैं। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं, यही कारण है कि उनकी ओर कवि ने इशारा करने की कोशिश किया है, संकेत करने की कोशिश किया है, क्योंकि इनका मानना था कि इनको क्रेडिट नहीं मिलता है, इनकी तारीफ नहीं होती है। तो इसलिए कवि सोचते हैं कि चलिए मैं यहाँ पे इनकी तारीफ और इनके काम के बारे में आपको बताऊं। तो इस तरीके से कवि ने संगतका के माध्यम से बहुत सारे सहयोगी कलाकारों की तरफ संकेत करने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 15 में बोला गया है, खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो खंड काव्य जो होता है उसकी आपको दो विशेषताएं यानी कि दो खासियतें यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए, आपको पता होगा कि खंड काव्य क्या होता है। खंड काव्य एक ऐसा काव्य होता है, एक कविताओं का संग्रह होता है, जहाँ पे किसी के जीवन की किसी एक पक्ष यानी कि एक घटना को यहाँ पे अंकन किया जाता है, यानी कि उसके बारे में बताया जाता है। यानी कि उसके लाइफ की किसी एक घटना या एक कोई इवेंट या एक कोई खास चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं खंड काव्य। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि खंड काव्य की आपको कोई भी दो विशेषता यानी कि खासियतें बताना है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है, खासियत है, वो ये है कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड या पक्ष का चित्रण होता है। यानी देखिए, जो खंड काव्य होता है वो जीवन के किसी एक खंड यानी कि एक किसी घटना या एक पक्ष यानी कि एक कोई खास चीज़ का ही चित्रण होता है यहाँ पे, यानी कि उसके बारे में बताया जाता है। सेकंड विशेषता है, खंड काव्य में प्रधानतः एक घटना को ही उभारा जाता है। तो जो खंड काव्य होता है ना, इसमें प्रधानतः यानी कि मुख्य रूप से, मेन रूप से किसी एक घटना को ही उभारा जाता है, यानी कि उसके बारे में दिखाया जाता है। थर्ड है, खंड काव्य में एक रस की ही प्रधानता रहती है। देखिए, पूरे खंड काव्य को जब लिखा जाता है तो कोई एक रस के ऊपर ही, देखिए 10 रस होते हैं, वीर रस, भय रस, वात्सल्य रस, तो इस टाइप से बहुत सारे रस होते हैं। तो कोई भी एक खंड काव्य में कोई एक ही रस का इस्तेमाल किया जाता है और उसी की प्रधानता रहती है, यानी कि उसी को सबसे ज़्यादा यूज वहाँ पे किया जाता है। लास्ट है, सीमित कलेवर में यह पूर्ण होता है। सीमित यानी कि लिमिटेड, और कलेवर यानी कि देह या शरीर को बोलते हैं, यानी कि किसी एक शरीर के बारे में, किसी एक इंसान के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो ये सीमित कलेवर यानी कि लिमिटेड लोगों के बारे में या लिमिटेड ही एक देह के बारे में यहाँ पे पूरा जो है एक्सप्लेनेशन होता है। तो इस तरीके से ये पूरा सीमित कलेवर में यह पूर्ण होता है, किसी ही एक ही शरीर के बारे में, शख्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो ये थी खंड काव्य की विशेषताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में कहा गया है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए 10 रस होते हैं, और रस क्या होते हैं आपको मैंने बताया है। किसी भी कविता को या काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें खुशी होती है, उसको हम बोलते हैं रस। 10 रसों में से सबसे पहला जो मेन रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। तो यहाँ पूछा गया है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित यहाँ पे हमको इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसकी परिभाषा है, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए, नायक यानी कि एक्टर, हीरो, ठीक है, नायक यानी कि एक्टर यानी कि हीरो, और नायिका यानी कि एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्ट्रेस। तो अगर एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में यानी कि नायक और नायिका के बारे में, उनके सौंदर्य यानी कि सुंदरता के बारे में, और उनके प्रेम यानी कि प्यार रूपी
पक्ष को या उसके संबंध में, उसके बारे में अगर वर्णन किया जाता है तो वहां पे हम उसको बोलते हैं कि श्रृंगार रस का इस्तेमाल किया गया है और इसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो इन समरी क्या बोलेंगे कि नायक और नायिका के सौंदर्य यानी कि सुंदरता और प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है, यानी जो श्रृंगार रस है वो सभी रसों का राजा या सभी रसों का पति, ऐसा उसे कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति यानी क्या होता है? प्रेम, प्यार को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण की। तो 2 उदाहरण मैं दिखाऊंगा, जो आपको सबसे इजी लगे आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये एक मीरा जी का पद है, वो बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो इसका अर्थ ये है कि मीरा जी कहते हैं कि मेरे तो जो गिरधर गोपाल हैं, गिरधर गोपाल यानी कि जो कृष्ण हैं, वही मेरे अपने हैं, इनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है मेरा अपना। ठीक है, और कृष्ण जी के बारे में और आगे बताते हुए कहती है कि जिनके सिर पर यानी कि जिनके माथे पर मोर का मुकुट है। आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण के सर के ऊपर मोर का मुकुट होता है, तो वो बोलती हैं कि वही मेरे पति हैं, यानी कि वो श्री कृष्ण जी को मन ही मन अपना पति मान चुकी होती है, इसलिए वो अपना सर्वस्व उनके लिए न्योछावर कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्यार को दिखाया गया है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। राम के रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, याति सबे सूदी बुल गई कर टेक रही पल टारत नाही। इसका मतलब क्या है? जो जानकी माता है यानी कि जो सीता माता जी हैं, वो राम भगवान के रूप को निहारते रहती है, देखते रहती है, क्योंकि उस समय राम जी जो हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे दूल्हे के रूप में। और यही कारण है कि जब सीता माता जी अपने कंगन की तरफ देखती है, कंगन यानी कि जो उन्होंने कंगन पहने थे, उस कंगन के एक नग की, उसमें जो नग लगा हुआ था, उस नग में प्रभु श्री राम जी की परछाई उन्हें दिखाई देती है। और जब वो उस कंगन के नग में श्री राम जी को देखती है, तब उस समय वो सबे सुधि भूली गई, यानी कि सब शुद्ध बुद्ध, यानी कि जो उनकी शुद्ध थी, यानी कि जो सोचने की क्षमता थी या जो भी अपना दिमाग चलता है, वो सब चीजें उनको कुछ याद नहीं रहता है, वो सब चीजें वो क्या कर देती है? भूल जाती है। और वो शुद्ध इसलिए भी भूल जाती है क्योंकि वो जब उन्हें देखती है तो एक टेक यानी कि एक टक बिल्कुल देखते रहती है, और देखते समय वो अपनी पल भी टारत नहीं, यानी कि जो पलक है, आंख की जो पलक है वो पलकाती नहीं है, यानी कि बंद नहीं करती है, वो लगातार उन्हें निहारते रहती है, एकटक होकर के घूरते रहती है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की मनमोहक छवि उन्हें उस कंगन के नग में दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी क्योंकि प्यार को दिखाया गया है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 16 में बोला गया है, चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि चौपाई छंद की आपको यहाँ पे परिभाषा बताना है और फिर उसका उदाहरण दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो चौपाई छंद की परिभाषा में बताया गया है कि ये एक सममात्रिक छंद है। सम यानी कि समान, मात्रिक छंद यानी कि मात्राएं होती है, तो समान मात्राएं होती है। तो जब हम इसमें उसका उदाहरण देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें 4 चरण होते हैं। तो ये एक चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो 4 चरण होते हैं और इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती है, क्योंकि सम मात्रिक है, समान मात्राएं होंगी, यानी कि सभी चारों चरणों में 16-16 मात्राएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हर चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता है। देखिए आपको पता होगा गुरु यानी क्या होता है, 2 मात्राएं गिनते हैं और लघु यानी कि एक ही मात्रा गिनते हैं। गुरु को इस तरीके से लिखा जाता है और लघु को इस तरीके से लिखा जाता है। तो लघु यानी कि एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु यानी कि 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो यहाँ पे अंत में गुरु या लघु नहीं होता है, बल्कि आखिरी में आपको या तो 2 गुरु एक साथ देखने को मिलेंगे या फिर 2 लघु आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अंत में गुरु वर्ण होने से, अगर आखिरी में गुरु वर्ण है तो उसके होने से छंद में रोचकता यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, मन को भाने जैसे वाली फीलिंग आने लगती है। अब अगर आपको इतना टफ लगता है ये डेफिनेशन, आप एग्जाम में इतना लिखेंगे स्टूडेंट्स तो भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती है। अब चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। 2 उदाहरण देखेंगे, जो आपको इजी लगे वो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 चरण, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि मात्राएं आपको दिखा सके। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
अब देखिए यहाँ पे मात्राओं को चलिए लगाते हैं। देखिए जय यानी कि एक है और य में भी एक है, ठीक है। ह एक है, छोटा ऊ की मात्रा है नू में, तो ये भी एक हो जाएगा। आ की मात्रा में हमेशा क्या होते हैं, दो लगाते हैं, यानी कि दीर्घ। न एक हो जाएगा। ज्ञान में आ की मात्रा तो दीर्घ, उसके बाद न एक आएगा। और ग में छोटा ऊ की मात्रा गु है तो ये एक। न में एक, स में आ की मात्रा तो दो, ग में एक, र में एक। चलिए मात्राएं गिनते हैं। तो 1 2 3 4 और 2 6 7 और 2 9 10 11 12 12 2 14 15 16, तो 16 मात्राएं हैं। और ये हमने बोले थे कि चौपाई में 16 मात्राएं होती है। आगे देखते हैं। जय में एक और एक, क में एक, प में बड़ी की मात्रा है, बड़ी है मतलब दीर्घ तो 2, ये सरोते का है, ठीक है, तो इसमें एक। त में छोटी की मात्रा है तो ये एक, ह में छोटा ओ की मात्रा है तो एक, ल में ओ की मात्रा है तो 2 यानी कि दीर्घ, क में एक, उ में एक, ज में आ की मात्रा है तो दीर्घ, ग और र में एक एक। चलिए मात्राएं गिनते हैं। 1 2 3 और 2 5 6 7 8 2 10 11 12 14 15 और ये 16, आगे 16 मात्राएं। चलिए तीसरे वाले में देखते हैं। र में आ की मात्रा है तो दीर्घ, म में एक, द में बड़ा ऊ की मात्रा है तो 2, त में एक, अ में एक, त में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, ल में छोटी की मात्रा है तो 1, त में एक, ब में एक, ल में एक, ध में आ की मात्रा है तो 2, म में आ की मात्रा है तो 2। अब देखिए गिनते हैं। 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16, 16 मात्राएं हैं। अब चलिए देखते हैं अगले वाले में। अभी अ में अम की बिंदु भी है तो 1.5 यानी कि 2 कंसीडर करते हैं तो दीर्घ हो जाएगा। ज में एक, न में बड़ी की मात्रा है तो 2, प में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, त्र में एक, प में एक, व में एक, न में एक, स में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, त में एक, न में आ की मात्रा है तो 2 और म में आ की मात्रा है तो 2। अब चलिए गिनते हैं। 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14 और 2 16, तो यहाँ पे भी 16 मात्राएं हैं। तो आपने देखे कि चौपाई में हर चरण में 16 मात्राएं होती है और 4 चरण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब इसमें मैं आपको मात्राएं गिन के नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। लाइन्स क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाय। तो इस तरीके से आप जो भी इजी लगे वो वाला उदाहरण याद कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, यानी कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है उसकी परिभाषा बताना है और उसका एक उदाहरण आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो अन्योक्ति अलंकार को समझने से पहले ये अन्योक्ति वर्ड का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, पहले उसको समझते हैं। उसके लिए मान लेते हैं ये एक इंसान है, ओके। ये एक इंसान इस दूसरे इंसान को कुछ कहना चाहता है पर वो डायरेक्टली नहीं बोलता है, वो किसी और के जरिए वो बात यहाँ तक पहुँचती है। वही चीज़ यहाँ बोला गया है, जिसे कुछ कहना हो तो उसे स्पष्ट शब्दों में ना कहकर, यानी कि साफ साफ शब्दों में नहीं कहकर किसी अन्य के जरिए उसको संबोधित करे, यानी कि उस बात को वहां तक पहुंचाए। तो इस प्रकार से जो कहा जाए उसे अन्योक्ति बोलते हैं और उसे इस वास्तविक बात को समझ में भी आ जाती है इस इंसान को कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। यानी कि देखिए, अन्य के द्वारा उक्ति, यानी कि दूसरे के द्वारा अगर हम कोई चीज उक्त कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, तो अन्य के जरिए अगर वो बात हम पहुंचा रहे हैं दूसरे इंसान तक तो उसको बोलते हैं अन्योक्ति। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, अगर किसी कुछ कहना है तो उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर किसी अन्य के द्वारा संबोधित करते हुए इस प्रकार से कहा जाए कि जो वास्तविक बात है उसे समझ में आ जाए। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है अन्योक्ति अलंकार की। तो जब काव्य में यानी कि कविता में किसी अन्य के माध्यम से, किसी दूसरे के जरिए जब किसी भी इंसान को कोई बात कही जाती है तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कि जब कविता में किसी अन्य के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, दूसरे के जरिए जब हम किसी को कोई बात कहते हैं तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन देखने से पहले इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे है माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि जो माली है, माली कौन होता है? माली वो होता है जो कि बगीचे की देखरेख करता है। तो माली को आता हुआ, आवत यानी कि आता हुआ देख करके जो कलियां होती है, कलियां क्या होती है? जो अगर एक प्लांट होता है, ओके, ये प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, फूल बनने के पहले एक छोटी सी कली खिलती है,
ठीक है, ये कली है मान लेते हैं, और इधर एक मान लेते हैं ये फ्लावर है। ओके, ये एक फूल था यहाँ पे उगा हुआ था और ये एक कली है। तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कलियां हैं, ठीक है, ये कलियां पुकार करती है, यानी कि एक दूसरे से कलियां बात करती है। और ये बात क्या करती है कि देखो माली आ गया है और उसने फूल को चुन लिया है। तो ये जो फूल है उसने इसको तोड़ लिया, चुन लिया मतलब उसको तोड़ लिया है। और कल जब हम यहाँ पे फूल बन जाएंगे तो उस समय कल को हमारी बारी होगी और हम भी यहाँ से तोड़ लिए जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है। इसके पीछे के अर्थ को समझते हैं कि यहाँ पे जो ये माली है वो माली बोला गया यमराज के लिए, ठीक है, ये बोला गया यम यानी यमराज जो होते हैं जो कि मरने के बाद आपको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यमराज के लिए बोला गया माली, यानी कि यमराज को आते हुए देखकर। और यहाँ पे जो ये कलियन है, ये कलियन का मतलब है नौजवान लोग, जो जवान लोग हैं उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ओके, कलियां। तो ये नौजवान जो कम उम्र के जो लोग हैं ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और बात क्या करते हैं? फूले फूले, जो फूल बोला गया है ये बोला गया है वृद्ध लोगों के लिए, ठीक है, ये बोला गया है वृद्ध लोगों के लिए। तो जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग समझते हैं कि यमराज को आता हुआ देखकर जो नौजवान लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो यमराज ने बूढ़े लोगों को लेके चले गए हैं। ओके, लेकिन कल जब हम बूढ़े होंगे तो कल फिर हमारी भी बारी आएगी और हम भी यहाँ से मर कर ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का जो मीनिंग है। ओके, तो हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते किसी को कि आप कल को मर जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, उसके बाद आप लोग मर जाओगे, ऐसा नहीं बोल करके हम फूलों के जरिए आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन की। तो यहाँ पे अप्रस्तुत कथन के द्वारा, जो हम नहीं बोल रहे हैं वो अप्रस्तुत है, प्रस्तुत जो हम सामने पेश कर रहे हैं, अप्रस्तुत जो हम सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं। तो अप्रस्तुत कथन के द्वारा जो प्रस्तुत का अर्थ है उसका अगर बोध कराया जाए, उसके बारे में बताया जाए, ठीक है, जो हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते वो हो गया अप्रस्तुत। और अप्रस्तुत कथन के द्वारा, इनडायरेक्ट वर्ड के द्वारा जो प्रस्तुत अर्थ है, जो मेन अर्थ है, अगर वो हमको बोध कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 17 में बोला गया है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। यानी कि देखिए कहानी और उपन्यास में क्या डिफरेंसेस है, उनमें से कोई भी दो करना है। तो चलिए समझते हैं इसको अंतर से। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि कहानी को पढ़ने में बहुत ही कम समय लगता है क्योंकि छोटी होती है, वहीं पे उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सेकेंड डिफरेंस है कहानी का जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो एरिया होता है वो बहुत ही सीमित होता है, यानी कि लिमिटेड होता है, क्योंकि जो ये कहानी होती है एक पर्टिकुलर किसी इवेंट के ऊपर लिखी गई होती है, किसी घटना पर आधारित होती है। लेकिन जो उपन्यास होता है उसका जो क्षेत्र यानी कि जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। व्यापक यानी बड़ा, क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक इंसान, एक एक्टर के ऊपर पूरी उसकी जिंदगी लिखी होती है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। थर्ड डिफरेंस है कहानी में जो पात्रों की संख्या होती है, पात्र यानी कि कैरेक्टर्स होता है, तो जो कैरेक्टर्स की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन उपन्यास में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनकी संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के ऊपर जो पूरे उसके जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो उसके जीवन में कौन कौन आए थे, उसके आसपास कौन कौन से कैरेक्टर थे, वो भी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस है कहानी में जीवन के एक खंड या एक घटना का चित्रण होता है, ठीक है। तो कहानी में कभी भी क्या होता है, एक जीवन की एक पर्टिकुलर घटना, इवेंट या छोटे से खंड यानी कि हिस्से का ही चित्रण होता है, यानी कि पूरा वर्णन होता है, डिटेल्स वहाँ नहीं बताई जाती है पूरे उसके जीवन की, बस उस एक घटना या एक खंड को या एक छोटे से हिस्से को ही डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन उपन्यास में उस कैरेक्टर के ऊपर उसका जो संपूर्ण जीवन है, पूरा जो जीवन है, उसके बारे में चित्रण होता है। फिफ्थ डिफरेंस है कहानी में एक ही कथा होती है, बिकॉज एक ही घटना के ऊपर पूरी कथा लिखी जाती है। लेकिन उपन्यास में मुख्य कथा तो एक होती है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य यानी कि दूसरे प्रासंगिक कथाएं होती है, यानी कि उससे जुड़ी हुई कथाओं को बोलते हैं प्रासंगिक कथाएं। तो जुड़ी हुई कथाएं भी रहती है, इसलिए उपन्यास का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक यानी कि बड़ा होता है। तो ये मेन 5 डिफरेंस थे। इसके अलावा तीनों डिफरेंस दिखाता हूँ, बाकी कोई भी जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरे नहीं देखने वाले हैं, काफ़ी कुछ तो कवर हो गए। इसके अलावा जो मेन है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहला है कि कहानी का आकार जो है वो छोटा होता है। अब देखिए, अगर आपको वहाँ पे लगता है कि क्षेत्र सीमित या फिर क्षेत्र व्यापक याद नहीं हो रहा है, तो उसके बदले आप कर सकते हैं कहानी आकार में छोटी होती है और उपन्यास जो है वो आकार में बड़ा होता है। इसके अलावा जो कहानी है वो कम समय में ज़्यादा प्रभाव डालती है, यानी कि कम टाइम में, कम समय में पढ़ने में ही हमको बहुत ज़्यादा उससे इंप्रेशन यानी कि
फर्क पड़ता है, स्टोरी को पढ़ने में मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उस कहानी का प्रभाव बहुत कम समय में ही हमको देखने को मिलता है। लेकिन उपन्यास में प्रत्येक, ये प्रत्येक नहीं है, प्रत्येक है, एक ही मात्रा है, तो प्रत्येक स्थल पर यानी कि हर जगह पर प्रभावशीलता नहीं होती, यानी कि हर जगह पे आपको उसमें मजा नहीं आता है, बिकॉज डिटेल होता है वहाँ पे। तो हर जगह पे आपको उसका प्रभाव यानी कि इंप्रेशन देखने को नहीं मिलता है, हर जगह मजा नहीं आता है, कभी कभी बोरिंग पार्ट्स भी होते हैं। तो ये एक और डिफरेंस हो गया। इसके अलावा ये वाला डिफरेंस आप बना सकते हैं कि कहानी को एक बैठक में यानी कि एक बार ही बैठ करके आप पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि कहानी छोटी होती है। लेकिन उपन्यास को एक बैठक में यानी कि एक बार ही बैठ करके आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारे दिन लगते हैं उसको पढ़ने में। तो वही बोला गया कि उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है। अब अगर एक उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बनाए तो जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी थी नीरा या फिर गुंडा, ठीक है, या मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बताएं तो नामक का, ये नामक नहीं है, नमक है, तो नमक का दारोगा या फिर कफन। तो ये कहानियां हैं। अब उदाहरण अगर दें हम उपन्यास का, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो बहुत ही फेमस उपन्यास है वो है गोदान, और रेणु जी का जो सबसे बहुत फेमस उपन्यास है वो है महिला आंचल। तो ये था अंतर कहानी और उपन्यास में। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखना है। देखिए रेखा चित्र और एक संस्मरण, नाम में क्लियर हो जाएगा, अभी हम देखेंगे अंतर। तो इनमें हमको कोई दो अंतर लिखना है। तो मैं आपको बहुत सारे अंतर दिखाऊंगा, जो भी आपको दो इजी लगते हैं उसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो पहले बात करते हैं संस्मरण, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मेमोरीज, यादें, ठीक है। और रेखा चित्र यानी कि जो जिसके बारे में आप कुछ बता रहे हो इंटरेस्टिंग, और ऐसा बता रहे हो कि उसका चित्र हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई। संस्मरण यानी कि स्मरण, यादें हैं, तो यादों के ऊपर जो रचनाएं लिख रहे हैं उसको बोलते हैं संस्मरण। और रेखा चित्र यानी कि आप ऐसी रचना लिख रहे हो कि उसका चित्र हमारे सामने दिख रहा है, ऐसा हमको लगता है, उसको बोलते हैं रेखा चित्र। वही यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। पहला अंतर है कि जो संस्मरण है वो अतीत का होता है, अतीत यानी कि पास्ट, ठीक है, भूतकाल की बात करें जो हो चुका है, तभी तो उसकी यादें हमारे अंदर है ना, ठीक है। तो संस्मरण जो है वो अतीत का होता है, पास्ट का होता है। लेकिन जो रेखा चित्र है ये भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का होता है। तो जो रेखा चित्र आप लिखते हैं वो भूतकाल का भी हो सकता है, पुरानी बात भी हो सकती है, वर्तमान यानी कि अभी का भी हो सकता है, और भविष्य यानी कि आने वाले समय के ऊपर भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड अंतर की, जहाँ पे बात करेंगे शैली। तो संस्मरण की शैली कैसी होती है? विवरणात्मक होती है। तो संस्मरण की जब रचना लिखी जाती है, जो रचनाएं की जाती है, उसमें जो शैली अपनाते हैं वो होती है विवरणात्मक शैली। लेकिन जब हम रेखा चित्र की रचना लिखते हैं तो उस समय जो शैली अपनाते हैं वो होती है चित्रात्मक शैली, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है, जब भी आप कोई संस्मरण लिखते हो तो उसका जो विषय है, जो टॉपिक है, वो कैसा होना चाहिए? वो किसी विशिष्ट यानी कि खास इंसान के ऊपर होनी चाहिए या कोई खास घटना के ऊपर हो सकती है। लेकिन रेखा चित्र का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो किसी भी सामान्य विशिष्ट दोनों पे हो सकती है, यानी कि सामान्य यानी कि नॉर्मल टॉपिक पे भी हो सकता है ये, या फिर विशिष्ट खास, तो दोनों ही टॉपिक पे हो सकता है रेखा चित्र, ठीक है। इतना क्लियर है। और डिफरेंस देखते हैं। चौथा अंतर है संस्मरण की आत्मा संप्रेषण है। संप्रेषण यानी कि भेजना और वहां तक पहुंचना, ठीक है। जनरली संप्रेषण यानी कि भेजना, लेकिन रेखा चित्र की जो आत्मा होती है, जो मेन चीज होती है, वो होती है संवेदना। समझिए इस चीज को। संस्मरण की मेन चीज क्या होती है? संप्रेषण, ठीक है, यानी कि जो आप उस रचना के द्वारा जो लोगों तक संदेशा पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचना चाहिए, ठीक है, संप्रेषण। लेकिन यहाँ पे रेखा चित्र में संवेदना, संवेदना यानी क्या होता है? जो सुख दुख है, सुख दुख की बातें, जो इमोशंस है, वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है संस्मरण जो है ये कल्पनात्मक नहीं होते, ये हम इमेजिन नहीं करते, जो हमारे साथ हो चुका होता है, जो पास्ट की बात है, जो हमारी यादें हैं, वही होता है। तो ये कल्पनात्मक नहीं होते, इमेजनरी नहीं होते। लेकिन रेखा चित्र जो है ये कभी कभी कल्पना लोक में चले जाते हैं, कि कभी कभी ये कल्पना के हिसाब से या फिर इमेजनरी हो जाती है, क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो भविष्य के बारे में भी कई बार हम रेखा चित्र लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी होने वाला है, तो इसलिए इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है। सिक्स डिफरेंस है संस्मरण का आकार रेखा चित्र की अपेक्षा छोटा होता है। जो संस्मरण होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो रेखा चित्र है इसका आकार हमेशा बड़ा होता है। किसकी तुलना में? संस्मरण की तुलना में। अब एक आध उदाहरण की बात करते हैं कि संस्मरण के उदाहरण कौन से हैं। तो जंजीरें और दीवारें, ये है एक संस्मरण का एग्जाम्पल, जिसको लिखे थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। वहीं पर अगर रेखा चित्र की बात करते हैं तो चीनी फेरी वाला या सौतेली माँ, ये है रेखा चित्र का उदाहरण, जिसको लिखे थे महादेवी वर्मा जी ने। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।